सोचिए जरा, अगर बादशाह अकबर जैसा महान राजा किसी गधे के चरण छूकर उसे गुरु मान ले तो कैसा नजारा होगा। जी हां दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जब बीरबल ने अकबर को गधे का गुरु बना दिया। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार और सीख देने वाली दास्तान। दिल्ली का दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने शाही तख्त पर बैठे थे और दरबारियों की लंबी कतार अपनी अपनी समस्याएं लेकर खड़ी थी। हर कोई चाहता था कि बादशाह अकबर उसकी बात सुने, लेकिन दरबार में सबसे ज्यादा ध्यान हमेशा जाता था बीरबल की ओर। बीरबल दरबार के नवरत्नों में से एक, अकबर का सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री था। जब भी कोई कठिन समस्या आती तो अकबर को पता होता इसका हल केवल बीरबल ही निकाल सकता है। शुरुआत का झगड़ा। उस दिन दरबार में एक अनोखी शिकायत आई। गांव का एक किसान दरबार में आया और बोला, जहांपना, हमारे गांव में एक बड़ा अनर्थ हो गया है। मेरे पड़ोसी ने कहा कि उसके गधे जितने बुद्धिमान और कोई नहीं। उसने दावा किया कि उसके गधे को सबक सिखाकर गुरु बना सकते हैं। अब आधा गांव गधे को प्रणाम करने चला जाता है। लोग कहते हैं गधा बहुत बड़ा ज्ञानी है। ये तो सरासर मूर्खता है। अकबर ने हंसकर कहा, गधा गुरु, ये तो सचमुच हास्यास्पद है। भला गधा भी कहीं गुरु बन सकता है। दरबारियों में ठहाके गूंज उठे, लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराया। जहांपना, बीरबल ने कहा, अगर लोग गधे को गुरु मानना चाहते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। कभी कभी इंसान खुद की मूर्खता से गधे को भी गुरु बना देता है। अकबर को यह सुनकर थोड़ी खीज हुई। उन्होंने कहा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं भी किसी दिन गधे का गुरु बन सकता हूं? बीरबल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जहांपना, अगर परिस्थितियां ऐसी हो जाए तो क्यों नहीं। अकबर चौंके। अच्छा बीरबल, तो तुम ये साबित कर सकते हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुक्म कीजिए बादशाह सलामत। मैं आपको गधे का गुरु बनाकर दिखा दूंगा। दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। सबको लगा कि अब बीरबल मुश्किल में फंसने वाला है, लेकिन बीरबल के चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। बीरबल ने अपने सेवकों से कहा कि एक बड़ा सा गधा लाकर दरबार के बाहर बांधा जाए। गांव से सबसे हठी और अड़ियल गधा बुलवाया गया। वो गधा ऐसा था कि कोई उसे पकड़ने जाए तो वो लात मार देता, कोई उसे खिलाने जाए तो दांत दिखाकर खदेड़ देता। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो बीरबल, अब क्या करेंगे? मैं इसे गुरु कैसे बनूंगा? बीरबल ने कहा, जहांपना, धैर्य रखिए। आज से ये गधा आपका गुरु होगा। आप रोज सुबह उठकर इसके चरण छुएंगे और इसका आशीर्वाद लेंगे। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर को भी मजाक आया, लेकिन अपनी शाही शान के चलते उन्होंने बीरबल को मौका देने का फैसला किया। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को बुलाया। गधे को सजाकर उसके गले में फूल मालाएं डाल दी गई। उसके सामने एक आसन बिछाया गया। बीरबल ने कहा, जहांपना, आज से आप इस गधे के शिष्य हैं। जैसे हर शिष्य अपने गुरु से शिक्षा लेता है, वैसे ही आपको भी लेना होगा। अकबर ने मजाक में गधे को प्रणाम किया। गधा हिनहिनाया और जमीन पर लौट गया। बीरबल बोला, देखा जहांपना, जैसे ही आपने प्रणाम किया, गुरुजी आनंद में झूम उठे। ये उनकी कृपा है। दरबारी हंस हंस कर पागल हुए जा रहे थे। बीरबल ने कहा, जहांपना, गधे का पहला सबक है बोझ सहन करना। गधा चाहे कितना भी भारी बोझ उठाए, शिकायत नहीं करता। आपको भी राज सिंहासन का बोझ इसी तरह बिना शिकायत सहना चाहिए। अकबर थोड़ा गंभीर हुए। उन्होंने सोचा, बात तो सही है, राजा होना आसान नहीं। ये सचमुच बड़ा बोझ है। दूसरे दिन बीरबल ने कहा, गधे का दूसरा सबक है अपमान सहना। गधे को कोई भी मारता है, तिरस्कार करता है, पर वो फिर भी अपनी राह चलता रहता है। जहांपना, एक राजा को भी आलोचना सहनी आनी चाहिए। अगर हर आलोचना पर गुस्सा करेंगे तो राज नहीं चल पाएगा। अकबर ने यह सुनकर सिर हिलाया। उन्हें लगा कि ये गधा गुरु कुछ गहरी शिक्षा दे रहा है।
तीसरे दिन बीरबल ने अकबर को गधे के सामने खड़ा किया। गधा अचानक जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गधे का तीसरा सबक है, कभी कभी चुप रहना भी बड़ी बुद्धिमानी है। गधा पूरे दिन चुप रहता है, सिर्फ कभी कभी अपनी आवाज निकालता है। राजा को भी हर जगह बोलने की जरूरत नहीं, सही समय पर कम शब्द बोलना ही असली ताकत है। अकबर ने फिर सिर हिलाया। वो अब सोच में डूब चुके थे। चौथे दिन गधा कीचड़ में जा बैठा। सब दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए, गधा चाहे कितना भी गंदगी में क्यों न चला जाए, पर उसका काम चलता रहता है। ये सबक है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, राजा को अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, चाहे संकट कितना भी हो। अकबर को यह बात गहराई से लगी। पांचवें दिन बीरबल ने कहा, गधे का पांचवा सबक है धैर्य। गधा धीरे धीरे चलता है, लेकिन मंजिल तक पहुंच ही जाता है। राजा को भी धैर्य रखना चाहिए। जल्दबाजी से फैसले गलत होते हैं। धीरे धीरे बीरबल ने गधे के गुणों को इस तरह समझाया कि अकबर को एहसास होने लगा, सचमुच जिस गधे को हम मूर्ख समझते हैं, उसमें भी धैर्य, सहनशीलता, कर्तव्यपरायणता और सहिष्णुता है। ये सब गुण एक राजा में होना जरूरी है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे गधे का गुरु नहीं बनाया, बल्कि गधे को मेरा गुरु बना दिया है। आज मैंने सीखा कि ज्ञान हर जगह है, हमें केवल सीखने की दृष्टि चाहिए। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार में घोषणा की, आज से ये गधा हमारा गुरु है, क्योंकि इसने हमें सिखाया कि राजा को धैर्यवान, सहनशील और कर्तव्यपरायण होना चाहिए। सभी दरबारी दंग रह गए, लेकिन सबने देखा कि बादशाह अकबर का दिल और बड़ा हो गया है। कहानी की सीख, मोरल, ज्ञान केवल किताबों में नहीं मिलता, कभी कभी हमें सबसे साधारण जीव से भी गहरी सीख मिल सकती है। असली बुद्धिमानी इस बात में है कि हम हर चीज और हर परिस्थिति से सीखने की कला सीखें। शासन हो या जीवन, धैर्य, सहनशीलता और कर्तव्यपरायणता ही सबसे बड़े गुण हैं। जब बीरबल ने अकबर को बेचा धुएं का महल, दिल्ली का बादशाही महल हमेशा की तरह जगमगा रहा था। हर सुबह अकबर अपने दरबारियों के बीच बैठते और देश दुनिया की बातें करते। उस दिन भी दरबार सजा था, लेकिन अकबर के चेहरे पर अलग ही रौब झलक रहा था। उन्होंने दरबार की ओर देखते हुए कहा, दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई है तो वो मैं हूं। मेरी ताकत, मेरा सोना, मेरी सेना सब मिलकर मुझे इतना महान बना देते हैं कि कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। सच तो यह है कि मुझे कोई खरीद भी नहीं सकता और न ही कोई मुझे बेच सकता है। दरबार में एक पल को खामोशी छा गई। सबने अकबर की बात सुनी, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत न कर पाया। तभी बीरबल की आंखों में शरारत की चमक आई। वो मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, ये सही है कि आप सबसे बड़े और ताकतवर हैं, लेकिन दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर मैं चाहूं तो आपको बेच भी सकता हूं। बीरबल की बात सुनते ही दरबार ठाकों से गूंज उठा। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कह रहे हो, वाह, बीरबल फिर से कोई कमाल करने वाले हैं। अकबर ने भौहें चढ़ाई और थोड़े गुस्से, थोड़े मजाकिया अंदाज में बोले, बीरबल, तुम मेरी नीलामी करोगे, मुझे बेच दोगे? अच्छा, तो साबित करो। अगर सचमुच मुझे बेच पाए तो मान लूंगा कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है जहांपनाह, कुछ ही दिनों में मैं आपको इस दरबार और इस नगर के सामने बेचकर दिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद पूरे दिल्ली शहर में ढिंढोरा पिटा। मुनादी करने वाले चौक चौराहों पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, सुनो सुनो, एक अनोखी नीलामी होने वाली है। इस बार बिकेंगे कोई घोड़े, हाथी या जवाहरात नहीं, बल्कि खुद बादशाह अकबर। लोगों ने यह सुना तो कानों पर विश्वास ही न हुआ। हर तरफ यही चर्चा होने लगी, क्या सचमुच बादशाह बिकेंगे? बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अमीर व्यापारी सोचने लगे,
अगर बादशाह मेरे हो गए तो सारी दुनिया मेरी हो जाएगी। किसान मन ही मन बोले, काश बादशाह हमारे हो जाते तो गांव की सारी परेशानियां खत्म हो जाती। फकीर हंसकर बोले, ये सब धुएं का खेल है, लेकिन देखने में बड़ा मजा आएगा। ठीक दोपहर को नगर चौक में बड़ा मंच सजाया गया। बीचों बीच अकबर को शाही वस्त्रों में खड़ा कर दिया गया। उनके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी। एक ओर शाही रुतबा, दूसरी ओर बेच दिए जाने का डर। बीरबल मंच पर चढ़े और ऊंची आवाज में बोले, देखो देखो, यहां खड़े हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह अकबर। इनके पास सोना है, जवाहरात है, अनगिनत सैनिक है और पूरी दुनिया इनकी इज्जत करती है। बताओ कौन इन्हें खरीदना चाहता है? भीड़ में हलचल मच गई। एक अमीर व्यापारी बोला, मैं 10,000 अशरफिया दूंगा। दूसरा बोला, मैं अपने 100 ऊंट और 50 घोड़े दूंगा। एक किसान चिल्लाया, मैं अपनी जमीन दूंगा, अपने खेत दूंगा। भीड़ में ठहाके लगने लगे। अकबर शर्म और गुस्से से लाल हो गए। तभी बीरबल ने हाथ उठाया और सबको चुप कराया। रुको, बादशाह अकबर जैसे महान इंसान को खरीदने के लिए केवल अशरफिया या जमीन काफी नहीं, इन्हें खरीदने के लिए चाहिए एक धुएं का महल। लोग दंग रह गए। धुएं का महल? ये कैसा महल होता है? भीड़ बड़बड़ाने लगी। बीरबल ने समझाया, जो भी आदमी धुएं का महल बनाकर लाएगा वही बादशाह को खरीद पाएगा। बाकी सबकी बोलियां रद्द मानी जाएंगी। भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कुछ ने आग जलाई, धुआं उठाया और बोले, देखो महल। लेकिन हवा चलती और धुआं उड़ जाता। किसी ने धुएं से आकृतियां बनाने की कोशिश की, लेकिन पल भर में गायब। सभी थक गए, लेकिन कोई भी धुएं का महल न बना सका। अकबर बेचैन होकर बीरबल से बोले, बीरबल, कहीं कोई सचमुच बना ही न दे। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, धुएं का महल कभी बना है क्या? ये नामुमकिन है, और जब तक धुएं का महल नामुमकिन है तब तक आपको कोई खरीद भी नहीं सकता। भीड़ धीरे धीरे समझने लगी। लोग हंसते हुए ताली बजाने लगे। वाह, सच है, धुएं का महल नहीं बन सकता और बादशाह अकबर को कोई नहीं खरीद सकता। दरबार में लौटकर अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुमने तो मेरा मान बढ़ा दिया। तुमने ये दिखा दिया कि मैं बेशकीमती हूं, मेरी कोई कीमत नहीं लग सकती। तुम्हारी बुद्धि को मैं सलाम करता हूं। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, यही तो मेरा मकसद था। जिस तरह धुएं का महल कभी हकीकत नहीं बन सकता, उसी तरह आपकी कीमत भी कोई नहीं लगा सकता। आप बेशुमार हैं, अनमोल हैं, कहानी की सीख। कभी भी अपने घमंड में ये मत समझो कि तुम्हें कोई खरीद सकता है या बेच सकता है। असली महानता उस इंसान की होती है जिसकी इज्जत इतनी ऊंची हो कि उसकी कीमत लगाना ही बेकार हो जाए। और सबसे अहम बात, जैसे धुएं का महल सिर्फ कल्पना होता है, वैसे ही इंसान का घमंड भी खोखला होता है। दरबारी चालाकियां और बीरबल की जबरदस्त बुद्धि। दिल्ली का लाल किला उस सुबह कुछ अलग ही माहौल में था। सूरज की सुनहरी रोशनी दीवारों पर बिखरी हुई थी, पर बादशाह अकबर का चेहरा बुझा बुझा था। वजह थी उनकी लगातार चल रही हिचकियां। बादशाह रात से परेशान थे। कोई पानी पिला रहा था, कोई कान खींच रहा था, कोई नींबू का रस, कोई इलायची, तो कोई हिचकी गिनकर झाड़ने की तरकीब बता रहा था। लेकिन हिचकियां थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दरबार लगा तो सारे मंत्री और दरबारी चुपचाप अकबर का हाल देखने लगे। अकबर बोले, आज दरबार तभी शुरू होगा जब मेरी इन हिचकियों का कारण पता चलेगा। कोई है जो इसका मुकदमा सुलझा सके? सारे दरबारी हक्का बक्का रह गए। हिचकियों का मुकदमा? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी अकबर ने नजरें घुमाई और बीरबल को देखा। बीरबल, अब ये तुम्हारा काम है। मेरी हिचकियों का मुकदमा चलाओ और असली अपराधी को ढूंढो, वरना आज किसी की खैर नहीं। बीरबल धीरे धीरे उठे। वो अपनी जगह से बाहर आए और हाथ जोड़कर बोले,
जहां पनाह, हिचकियां कोई मामूली बात नहीं। ये दरबार की ही तरह है। जब कोई आपकी याद करता है तब हिचकी आती है, लेकिन आपके जैसे महान बादशाह को तो दिन रात हजारों लोग याद करते होंगे। ऐसे में हमें पता लगाना होगा कि असली दोषी कौन है, जिसने हद से ज्यादा याद करके आपको परेशान कर दिया। दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई। कोई बोला, हुजूर को तो सारी दुनिया याद करती है। दूसरा बोला, शायद कोई रानी याद कर रही है। तीसरा बोला, कहीं ये बीरबल का नया नाटक तो नहीं। अकबर झल्लाकर बोले, चुप रहो। बीरबल, मुकदमा शुरू करो। बीरबल ने दरबार के बीच में एक चटाई बिछवाई और कहा, हुजूर, अब ये मुकदमा चलेगा। मैं हर दरबारी को गवाह की तरह पेश करूंगा। जो भी दोषी होगा वही इन हिचकियों का कारण निकलेगा। सबसे पहले महल के रसोइये को बुलाया गया। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कल रात खाना सही समय पर दिया? रसोइये ने कांपते हुए कहा, जी हुजूर, मैंने बादशाह सलामत को बढ़िया कबाब और खिचड़ी परोसी थी। बीरबल मुस्कुराए, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगला गवाह बुलाओ। अब आया हकीम। बीरबल बोले, तुमने कोई दवा दी? हकीम ने कहा, हुजूर, मैंने इत्र वाली जड़ी बूटी दी थी, पर शायद असर न हुआ। बीरबल ने कहा, तो तुम निर्दोष हो। असली गुनाहगार कोई और है। एक एक करके दरबारी बुलाए गए। मंत्री, सैनिक, पहरेदार, यहां तक कि मसखरे तक। सबने अपनी अपनी सफाई दी, लेकिन हिचकियां थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब हमें दरबार से बाहर भी जाना होगा। आपकी हिचकियों का कारण दरबार में नहीं, बल्कि महल के बाहर छुपा है। अकबर बोले, तो चलो देखो कौन है जो हमें परेशान कर रहा है। बीरबल ने अपने आदमी भेजे। उन्होंने पता लगाया कि शहर में कई लोग अकबर को याद कर रहे थे। बाजार के व्यापारी, क्योंकि उन्होंने कर माफी की उम्मीद लगा रखी थी। किसान, क्योंकि वे चाहते थे कि अकबर बारिश के लिए दुआ करे। और कुछ दरबारी, क्योंकि वे अपने पद के लिए परेशान थे। लेकिन बीरबल ने कहा, नहीं, ये सब सामान्य है। असली दोषी वो है जिसकी याद इतनी गहरी है कि वो बादशाह को हिला दे। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज रात दरबार में सभी लोग हाजिर होंगे। मैं पता लगाऊंगा कि असली दोषी कौन है। रात को सब जमा हुए। बीरबल ने मोमबत्तियां जलवाई और सबको गोल घेरे में बैठाया। बीच में अकबर बैठे और हिचकियों से बेहाल थे। बीरबल बोले, अब सब लोग आंखें बंद करें और मन में याद करें कि वे बादशाह से क्या चाहते हैं। सबने आंखें बंद की, लेकिन बीरबल की नजरें सब पर थी। उन्होंने देखा कि एक दरबारी बार बार बेचैन होकर आंखें खोल रहा है और अकबर को देख रहा है। वो था मंत्री ख्वाजा हसन। बीरबल ने तुरंत इशारा किया और उसे खड़ा कर दिया। हुजूर, यही आपकी हिचकियों का असली अपराधी है। ये दिन रात आपको याद करता है, क्योंकि इसे डर है कि इसका पद छिन जाएगा। ख्वाजा हसन हकलाने लगा, न नहीं, मैं तो बस। बीरबल बोले, सच मत छुपाओ। तुम्हारी बेचैनी ही तुम्हारा सबूत है। तुमने लालच और डर के कारण बादशाह को इतना याद किया कि इन्हें हिचकियां लग गई। अकबर ने उसकी ओर गुस्से से देखा। तभी अचानक अकबर की हिचकियां बंद हो गई। दरबार में सब दंग रह गए। अकबर ने राहत की सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। सचमुच तुम ही असली न्यायाधीश हो। ख्वाजा हसन शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। अकबर ने उसे दंड दिया और कहा, याद करना अच्छी बात है, लेकिन लालच और डर से की गई याद बादशाह को भी बीमार कर देती है। मोरल, सीख, 1, लालच और डर इंसान को बेचैन करते हैं और वो बेचैनी दूसरों तक भी पहुंच जाती है। 2, हिचकी केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी आवाज है। जब कोई हमें बार बार सोचता है तो हम महसूस करते हैं। 3, सच्चा दरबारी वही है जो बादशाह को याद अपने स्वार्थ से नहीं बल्कि ईमानदारी से करे। 4, बीरबल हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का हल
सिर्फ दवा में नहीं बल्कि सोच और मनोविज्ञान में भी छुपा होता है। बीरबल और 4 पागल मेहमान। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, दरबारियों की कतार सजी हुई थी और माहौल राजसी वैभव से चमक रहा था। अचानक महल के द्वारपाल ने अंदर आकर सूचना दी, हुजूर, बाहर 4 अजीबोगरीब मेहमान खड़े हैं। वे कह रहे हैं कि वे पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बुद्धिमान हैं और आपसे मिलने दरबार में आए हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, दरबार में वैसे भी रोज कोई न कोई खुद को ज्ञानी बताकर आता ही है। बुला लाओ, देखें इनकी क्या कहानी है। दरवाजा खुला और अंदर आए 4 अनोखे लोग। उनके कपड़े भी अजीब थे, बाल बिखरे हुए, आंखों में चमक और चेहरों पर आत्मविश्वास से ज्यादा अजीबपन। दरबारियों ने कान में कान डालकर कहा, ये चारों तो पागल नजर आते हैं। लेकिन वे चारों सीना तानकर खड़े हो गए और एक स्वर में बोले, जहां पनाह, हम चारों दूर दराज से आए हैं। हर कोई हमें पागल समझता है, मगर हकीकत यह है कि हमारी बुद्धि इतनी ऊंची है कि आम लोग हमें समझ ही नहीं पाते। आज हम आपके दरबार में अपनी बुद्धि की परीक्षा देने आए हैं। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, लगता है मामला दिलचस्प है, चलो इनसे कुछ सवाल जवाब कर लो। पहला पागल, जो खुद को दुनिया का राजा मानता था। पहला पागल आगे आया और बोला, महाराज, असली शहंशाह मैं हूं। ये ताज और ये गद्दी तो बस नाम मात्र है, असली ताकत मेरी है। सूरज मेरे हुक्म से निकलता है और चांद मेरे इशारे पर ढलता है। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी हंसी रोक न सके, पर गंभीरता बनाए रखते हुए बोले, अगर ऐसा है तो कल सूरज को मत निकलने देना। पागल ने अकड़कर कहा, ठीक है हुजूर, सूरज मेरे हुक्म से ही उगेगा। बीरबल ने धीरे से कान में कहा, जहांपना, इसे एक मौका दीजिए, कल सुबह ही इसका असली सच सामने आ जाएगा। दूसरा पागल, जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी कहता था। दूसरा पागल खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, ज्ञान की नदी में हूं। मुझसे बड़ा कोई विद्वान इस धरती पर नहीं है। वेद, पुराण, कुरान, गीता सब मैंने रचे हैं। दुनिया मेरी विद्या से चलती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम हमें कोई ऐसी पहेली दे सकते हो जिसका हल हमारे दरबार में कोई न ढूंढ पाए? पागल ने तुरंत एक उलझी हुई पहेली सुना दी, जो इतनी जटिल थी कि सुनकर सब दरबारी सिर पकड़कर बैठ गए। मगर बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और तुरंत पहेली सुलझा दी। पागल दंग रह गया। उसने कहा, तुम मेरे शिष्य हो सकते हो, क्योंकि मेरा ज्ञान तुम तक पहुंचा है। दरबार में ठहाके गूंजे। तीसरा पागल, जो खुद को जादूगर बताता था। तीसरा पागल अजीब ढंग से उछलता कूदता दरबार में बोला, मैं जादूगर हूं। मेरी ताकत से पत्थर बोलते हैं और पानी आग बन जाता है। मैं चाहूं तो अभी सबको गायब कर दूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो ठीक है, हमें दिखाओ। दरबारियों को गायब करके दिखाओ। वो पागल फूंक मारकर मंत्र पढ़ने लगा, अजीब हरकतें करने लगा, लेकिन न तो कोई गायब हुआ और न ही कोई पत्थर बोला। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, इस जादूगर का जादू तो बस इसी की कल्पना में है। असली जादूगर तो वो है जो बिना टोपी पहनाए भी लोगों को हंसा दे। सब दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। चौथा पागल, जो खुद को भविष्यवक्ता बताता था। अब चौथा पागल आगे आया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और आवाज गूंजती हुई थी। मैं भविष्यवक्ता हूं, जो होने वाला है सब पहले से जानता हूं। मैं बता सकता हूं कि इस दरबार का कौन कब गिरेगा, कौन कब मरेगा, कौन अमीर होगा, कौन गरीब। अकबर ने तुरंत पूछा, तो बताओ, मैं कब मरूंगा? पागल जरा घबरा गया। बोला, हुजूर, आपकी मौत का राज मैं नहीं खोल सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जब मैं मरूंगा
उसी के 7 दिन बाद आप भी मरेंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन तभी बीरबल आगे बढ़े और हंसते हुए बोले, जहांपनाह, घबराइए मत। अगर ये सचमुच भविष्यवक्ता है तो पहले अपनी मौत का दिन तो बता दे। जब तक इसे अपनी मौत का दिन ही नहीं पता, तब तक आपकी मौत की भविष्यवाणी कैसे करेगा? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुरा दिए। अगले दिन सब लोग राजमहल के आंगन में जमा हुए। पहला पागल दावा कर चुका था कि सूरज उसकी इजाजत के बिना नहीं उगेगा। सबकी नजरें आकाश पर थी। जैसे ही पूर्व दिशा में लालिमा फैली और सूरज निकल आया, दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर ने कहा, देखा, तुम्हारी ताकत का भेद खुल गया। पागल बोला, आज सूरज ने मेरी बात नहीं मानी, वरना हर दिन मेरे आदेश पर ही निकलता है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, हुजूर, पागलपन का यही मजा है, हार भी जाए तो अपनी हार मानता नहीं। अब चारों पागल दरबार में हंगामा करने लगे। पहला कहता, मैं राजा हूं। दूसरा कहता, मैं विद्वान हूं। तीसरा चिल्लाता, मैं जादूगर हूं। चौथा गरजता, मैं भविष्यवक्ता हूं। दरबार का माहौल बिगड़ने लगा। तब बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति दे तो मैं इन चारों को काबू कर लूं। अकबर ने हंसकर इजाजत दी। बीरबल ने चारों से कहा, ठीक है, तुम सब सचमुच बहुत महान हो, लेकिन असली महान वही होता है जो अपनी कला का सबूत दे। तो चलो हम चारों की प्रतियोगिता रखते हैं। चारों राजी हो गए। बीरबल ने कहा, सबसे पहले राजा बनने का दावा करने वाले को परीक्षा देनी होगी। असली राजा वही है जो भूखे को खाना खिलाए, गरीब की मदद करे और सबको न्याय दे। वो पागल हक्का बक्का रह गया। वो न तो किसी को खाना खिला पाया, न न्याय दे सका। अब ज्ञान वाले की बारी आई। बीरबल ने उससे पूछा, अगर तुम्हारा ज्ञान इतना बड़ा है तो बताओ, बिना पानी पिए आदमी कितने दिन जिंदा रह सकता है? वो बड़बड़ाने लगा, 1 साल, 2 साल, शायद 5 साल। दरबार में ठहाका गूंज उठा। बीरबल बोले, ज्ञान तो वही है जो लोगों का भला करे, न कि झूठे दावे करे। अब जादूगर पागल की बारी थी। बीरबल ने कहा, अगर तुम सचमुच जादूगर हो तो भूखे आदमी के सामने खाना पैदा कर दो। वो पागल मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीरबल बोले, हुजूर, असली जादू मेहनत है, जिससे खेतों में अन्न पैदा होता है। ये तो बस हवा हिला रहा है। अब भविष्यवक्ता की बारी थी। बीरबल ने उससे कहा, अगर तुम्हें सचमुच भविष्य पता है तो बताओ कल तुम्हें खाने में क्या मिलेगा? वो पागल बोला, राजमहल का शाही खाना मिलेगा। बीरबल ने गुप्त रूप से पहरेदारों को कहा कि उसे सिर्फ सूखी रोटी और पानी दिया जाए। अगले दिन जब उसे वही खाना मिला तो सब दरबार हंस पड़ा। बीरबल बोले, झूठे दावे से कभी कोई महान नहीं बन सकता। चारों पागलों की पोल खुल चुकी थी। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज हम सबने देखा कि झूठे दावे करने वाले चाहे कितने भी ऊंचे बोल बोले, पर सच्चाई के सामने उनकी चालाकी बेकार हो जाती है। असली बुद्धि वही है जो लोगों का भला करे, सच्चाई दिखाए और सबको हंसाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, पागलपन बुरा नहीं, लेकिन झूठे दावे और घमंड हमेशा बुरे होते हैं। असली समझदारी तो वही है जो सरल और विनम्र हो। दरबार गूंज उठा हंसी और तालियों से। चारों पागल धीरे धीरे दरबार से बाहर निकाल दिए गए। झूठे दावे और घमंड चाहे कितने भी ऊंचे क्यों न हो, सच्चाई और बुद्धिमानी के सामने टिक नहीं सकते। असली महानता विनम्रता, सच्चाई और भलाई में ही है। अकबर का गायब सिक्का और बीरबल का जादू। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही खजाने का मुआयना कर रहे थे। सोने चांदी के ढेर, कीमती जवाहरात और अनगिनत सोने के सिक्के पंक्तिबद्ध चमक रहे थे। खजाना इतना भव्य था कि देखते ही किसी की आंखें चौंधिया जाए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हमारा खजाना तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित है।
कोई चोर पहरेदार, कोई चालाक व्यापारी या कोई जादूगर भी यहां से कुछ चुरा नहीं सकता। दरबारियों ने उनकी बात पर तालियां बजाई, मगर तभी अचानक दरबार में एक हड़कंप मच गया। खजांची ने घबराकर कहा, जहांपनाह, अभी अभी मैंने गिनती की और उसमें से एक सोने का सिक्का गायब है। सन्नाटा छा गया। अकबर के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गई। अकबर गरजे, खजाने में ताले, पहरेदार और गिनती करने वाले सब मौजूद हैं। फिर सिक्का गायब कैसे हो सकता है? यह दरबार के लिए शर्म की बात है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ बोले, शायद खजांची ने गिनती में गलती की हो। कुछ बोले, नहीं, ये चोरी है। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर सिक्का अभी तक नहीं मिलता तो सभी पहरेदारों और खजांची को जेल में डाल दिया जाएगा। यह सुनकर सबके चेहरे उतर गए। तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस रहस्य का भेद खोल सकता हूं। अकबर ने थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, अगर तुमने ये भेद नहीं खोला तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, बीरबल जब तक है तब तक दरबार में अंधेरा नहीं हो सकता। बीरबल ने दरबारियों को देखा, फिर उन्होंने आदेश दिया, आज रात दरबार के बीचों बीच सभी दरबारी, पहरेदार और खजांची इकट्ठा होंगे और वहां मैं एक ऐसा जादू करूंगा जिससे खुद चोर का भेद खुल जाएगा। दरबारी चौंक गए। जादू? कई लोग कानाफूसी करने लगे। बीरबल तो बड़ा होशियार है, लेकिन क्या वाकई जादू कर सकता है? अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, हमें देखना है कि बीरबल का ये जादू क्या करामात दिखाता है। रात का समय था। महल के बीचों बीच मशालें जल रही थी। सभी पहरेदार, खजांची और दरबारी गोल घेरा बनाकर खड़े थे। अकबर ऊंचे सिंहासन पर बैठे और सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, जहांपनाह, अब आप देखेंगे बीरबल का जादू। ये जादू इतना सच्चा है कि चोर चाहे कितना भी चालाक हो, पकड़ा जाएगा। सबने सांस रोके देखना शुरू किया। बीरबल ने दरबार के बीच एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखा, उसमें पानी भरा और ऊपर एक कपड़ा ढक दिया। फिर बोले, इस घड़े में एक अद्भुत शक्ति है। जो भी चोर होगा, जब वो इसमें हाथ डालेगा तो उसका हाथ काला पड़ जाएगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग घबरा गए, कुछ हंसने लगे। बीरबल ने कहा, अब सब एक एक करके घड़े में हाथ डालेंगे। जो बेगुनाह होगा उसका हाथ साफ रहेगा, लेकिन चोर का हाथ काला होकर रह जाएगा। एक एक करके दरबारी घड़े में हाथ डालने लगे। हर किसी का हाथ बाहर निकला तो वो बिल्कुल साफ था। पहले पहरेदारों ने डाला, साफ हाथ। फिर खजांची ने डाला, साफ हाथ। धीरे धीरे सबने हाथ डाला। अकबर हैरान थे। बीरबल, ये क्या मजाक है? सबके हाथ साफ है, तो फिर सिक्का कहा गया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, असली जादू अभी बाकी है। बीरबल ने सबको खड़ा कर दिया और कहा, अब सब लोग अपने दोनों हाथ ऊंचे करें। जैसे ही सबने हाथ उठाए, बीरबल हंस पड़े। उन्होंने उंगली उठाकर कहा, जहांपनाह, यही है असली चोर। सबकी नजरें उस शख्स की ओर घूमी। वो एक पहरेदार था। उसके हाथ साफ थे, मगर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अकबर गरजे, लेकिन बीरबल, उसके हाथ तो साफ है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये चोर है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यही तो मेरा जादू है। मैंने घड़े में पानी डालकर बस ये कहा था कि चोर का हाथ काला हो जाएगा। घड़े में कोई रंग नहीं था, लेकिन असली चोर डर के कारण घड़े में हाथ डालने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। उसने हाथ ऊपर किया तो साफ ही निकला, जबकि बाकियों के हाथ गीले हो गए। यही इस बात का सबूत है कि वही सिक्का चोर है। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर भी खिलखिलाकर हंस पड़े। सिपाहियों ने उस पहरेदार को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया,
हुजूर, मुझसे लालच में आकर गलती हो गई। मैंने सोचा एक सिक्का कौन देखेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीरबल का जादू मुझे पकड़ लेगा। अकबर ने गुस्से में कहा, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर दरबार की इज्जत बचा ली। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो आज सचमुच जादू कर दिखाया। सिक्का तो मिल गया, लेकिन हमें तुम्हारा दिमाग देखकर मजा आ गया। बीरबल ने मुस्कुराकर झुकते हुए कहा, जहां अपना असली जादू टोने में नहीं होता, असली जादू बुद्धि और चतुराई में होता है। जो डर को पहचान ले वही सच्चा जादूगर है। दरबारियों ने तालियां बजाई और हंसी ठाकों से दरबार गूंज उठा। कहानी का मोरल, झूठ और लालच इंसान को डराता है और डर ही उसे पकड़वा देता है। असली ताकत झूठे जादू में नहीं, बल्कि सच्चाई और बुद्धि में होती है। दरबार में फैसला, ख्वाहिशें कैसे पूरी हुई। तीनों वापस दरबार में। भीड़ का शोर थमा, अकबर की आंखें चमक रही थी। अकबर, बीरबल, अब बताओ किसकी ख्वाहिश पूरी हुई। बीरबल, तीनों की, बस अलग अलग अर्थ में। मूल ख्वाहिशें जादू नहीं, चयन से पूरी होती है। एक, गफूर नाई को बीरबल ने सच का सभापति बना दिया, पर शर्त, हर बयान से पहले 3 सवाल। कब, कहां, कैसे पूछेगा। 1 महीने बाद गफूर की बात पर लोग सचमुच यकीन करने लगे, क्योंकि उसकी बात सत्यापित होने लगी। बीरबल, तुम्हारी ख्वाहिश थी सब यकीन करें। मैंने उसे सबूत के साथ बांध दिया। अब लोग तुम्हारे सच पर यकीन करते हैं, ना कि तुम्हारी जुबान पर। 2, चंदेखा व्यापारी को बीरबल ने अनाज मंडी का एक कोना दिलवाया, जहां जोखिम बांटकर साझेदारी हो। शर्त, हर सौदे से पहले 3 कीमतें पूछो, मौसम, मजदूरी और मंडी, और मुनाफे का एक हिस्सा अनाथालय को। 6 महीने बाद चंदेखा का मुनाफा दोगुना नहीं, स्थिर और सम्मानजनक हुआ, और आश्चर्य कि उसका नाम भरोसे की मिसाल बन गया। बीरबल, बिना जोखिम की भूख ठगी का चारा है। गन्ना और गाव दोनों से बांधो तो लाभ खुद चलकर आता है। 3, हसादाई को बीरबल ने शाही प्रसूति विद्यालय की गुरु बना दी, जहां वो नई दाइयों को सिखाए। 3 माह में गांव गांव से कृतज्ञता के संदेश आने लगे। किसी मां और बच्चे की जान बची, किसी घर में आंसू रुक गए। हंसा के गालों पर फिर गुलाबीपन, चाल में तेजी, जवानी नहीं, जीवन लौट आया। अकबर हंसे, बीरबल, तुमने जादू से नहीं, नियम से ख्वाहिशें पूरी की। बीरबल झुके, जहां पनाह ख्वाहिशें बूंदे हैं, नियम बरसात। बूंद अकेली सूख जाती है, बरसात से खेत हरे होते हैं। बात यही खत्म नहीं हुई। बीरबल ने दरबारियों के लिए एक आखिरी खेल रचा, ख्वाहिश का आईना। कांच का बड़ा सा आईना, नीचे लिखा, जो देखना चाहो पहले देना सीखो। दरबारी आगे पीछे, कोई शोहरत चाहता, कोई इनाम। बीरबल ने 3 छोटे दीपक जला दिए, सच, लाभ, आराम, और बोले, जिस दीपक की लौ तुम बुझाओगे, तुम्हारी ख्वाहिश उसी अनुपात में अंधेरी होगी। तीनों को साथ जलने दो तो ख्वाहिश संतुलित होगी। लोगों ने चुपचाप तीनों लौं को जलता देखा, और कईयों ने तब जाना कि वे रोज किसी न किसी लौ पर फूंक मार देते हैं, कभी सच पर, कभी लाभ पर, कभी आराम पर, और फिर शिकायत करते हैं कि रोशनी कम है। अकबर ने ताली बजाई। दरबार को आज एक नया नियम मिलता है, सच की परीक्षा, लाभ की गणना, आराम की जिम्मेदारी। जो भी ख्वाहिश लाए, पहले इन तीनों की लौ जलाकर लाए। सारे गंभीर खेलों के बीच बीरबल के ठहाके कहाँ कम होते। एक दरबारी कवि आगे आया, मेरी ख्वाहिश, मैं जो शेर कहूं, दरबार चीख कर वाह वाह करे। बीरबल बोले, ख्वाहिश मंजूर, पर शर्त, हर वाह पर तुम खजाने में एक सिक्का जमा करोगे, ताकि शेर की कीमत तुम्हें भी चुभे। कवि मुस्कुराया, पहला शेर कहा, 2 लोग वाह,
बोल ही रहे थे कि कवि ने खुद ही हाथ उठा लिया। 1 मिनट, ये शेर मैं अभी सुधार के लाता हूं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शाम उतर आई। तीनों ख्वाहिशें अपने अपने अर्थ पा चुकी थी। गफूर की यकीन वाली ख्वाहिश जांच के साथ, चंदेखा की दोगुने मुनाफे वाली गणना और गांव के साथ, हंसा की जवानी जिम्मेदारी के साथ, बीरबल ने आखिर में 3 पंक्तियां लिखवाई। दरबार की दीवार पर आईने के नीचे, ख्वाहिश अगर उंगली है तो नियम उसकी उंगली की पकड़, पकड़ मजबूत तो राह सीधी, वरना उंगली हवा में, राह धुंध में। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। आज दरबार ने ख्वाहिशों को अदालत दी और तुमने अदालत को दिल दिया। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, दिल से निकले नियम ही सबसे लचीले होते हैं और वही लंबे चलने वाले। कहानी का मोरल, मस्तकहानी का सार, ख्वाहिशें तभी फलती है जब वे सच, लाभ और आराम तीनों के साथ संतुलित हो। बिना जोखिम का वादा अक्सर ठगी का दामन होता है। गणना और मेहनत ही असली सुरक्षा कवच है। जवानी चेहरों पर नहीं, जिम्मेदारियों में लौटती है। जो देता है वही भरता है। यकीन कमाने के लिए सबूत चाहिए, अंधविश्वास नहीं। तीनों लौ, सच, लाभ, आराम अगर एक साथ चले तो ख्वाहिश रोशनी बन जाती है, वरना धुआं। जब बीरबल ने साबित किया कि बकरी भी राजकाज कर सकती है। एक दिन की बात है, अकबर दरबार में बैठे थे। कई सूबेदार, सेनापति और मंत्री वहां मौजूद थे। चर्चा इस बात पर चल रही थी कि राज्य का संचालन कौन सबसे बेहतर कर सकता है। एक दरबारी मंत्री ने अकबर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, आपके जैसा बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक शायद ही दुनिया में कहीं और हो। आपके बिना यह साम्राज्य अंधकार में डूब जाएगा। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए, लेकिन तभी दूसरे मंत्री ने मजाक करते हुए कहा, जहां पनाह, असल में राज्य चलाना उतना कठिन नहीं जितना दिखता है। सही सलाहकार और कुछ सख्त हुक्म हो तो कोई भी व्यक्ति, चाहे अनपढ़ ही क्यों न हो, राज्य चला सकता है। इस बात पर दरबारियों के बीच खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कहता, राजकाज तो केवल विद्वानों और अनुभवी लोगों का काम है, तो कोई कहता, नहीं, ये तो बस आदेश देना और पालन करवाना है। अकबर ने इस बहस को सुनकर कहा, अरे भाई, अगर इतना ही आसान है तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि कोई जानवर भी राजकाज कर सकता है? ये सुनकर सभी मंत्री और दरबारी हंस पड़े। तभी अकबर ने मजाक में बीरबल की ओर देखा और बोले, क्यों बीरबल, क्या तुम्हें भी लगता है कि कोई जानवर हमारा राजकाज चला सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं ये साबित कर सकता हूं कि बकरी भी राजकाज चला सकती है। दरबार में ठहाका गूंज उठा। सेनापति, मंत्री और दरबारी सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक मंत्री ने तंज कसा, वाह बीरबल, अब तो लगता है कि अगली बार आप ये भी साबित कर देंगे कि गधे को वजीर आजम बना देना चाहिए। लेकिन बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, मैं वादा करता हूं कि अगले 7 दिन तक बकरी ही आपके राज्य का संचालन करेगी। बस मुझे आदेश दे और थोड़ी छूट दे। अकबर भी बीरबल की बात सुनकर उत्सुक हो गए। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, 7 दिनों तक बकरी हमारे राजकाज का निर्णय करेगी। पर बीरबल, अगर तुम असफल रहे तो पूरे दरबार में तुम्हें मूर्ख घोषित कर दिया जाएगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, हुक्म सिर माथे। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक सुंदर सफेद बकरी को लाकर अकबर के सिंहासन के पास बैठा दिया। बकरी की गर्दन में सुनहरी घंटियां बांधी गई और उसके सामने रेशमी गलीचा बिछा दिया गया। सारे दरबारी हैरान होकर देखने लगे। बकरी बड़ी मासूमियत से बैठी थी और घास चर रही थी। बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह का आदेश है कि आज से 1 सप्ताह तक हर मामले का निर्णय ये बकरी करेगी।
जो भी इस बकरी के सामने प्रस्तुत होगा वही उसका हुक्म मानेगा। दरबारी मंत्री खिलखिलाकर हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे अब तो हमारी किस्मत इस बकरी की मुंह हिलाने पर तय होगी। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुराते रहे। पहले दिन ही 2 किसान दरबार में आए। दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद था। एक कहता, ये खेत मेरा है। दूसरा कहता, नहीं, ये खेत मेरा है। बीरबल ने दोनों को बकरी के सामने खड़ा किया और कहा, अब ये बकरी ही फैसला करेगी। बकरी ने अचानक पहले किसान की ओर मुंह घुमा लिया और उसकी धोती चबाने लगी। बीरबल ने हाथ जोड़कर घोषणा की, देखा, बकरी ने किसकी धोती चुनी? इसका मतलब ये जमीन उसी किसान की है। दरबार में सब हंस पड़े। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दूसरा किसान तुरंत मान गया। असल में वो झूठा था और जानता था कि मामला लंबा खिंचेगा। बकरी का निर्णय सुनकर उसने बहाना बनाया और चुपचाप हट गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, लगता है ये बकरी वाकई बड़ा तेज दिमाग रखती है। अगले दिन एक व्यापारी आया। उसका कहना था कि उसका नौकर हीरे चुराकर भाग गया है। नौकर ने आरोप से इनकार किया। बीरबल ने दोनों को बकरी के सामने लाकर कहा, बकरी से सच छिपता नहीं। देखो ये किसकी ओर जाती है। जैसे ही नौकर आगे बढ़ा, बकरी उसकी पगड़ी में फंसी हुई रोटी खाने लगी। सबको ये देखकर हंसी आ गई। बीरबल ने गंभीरता से कहा, बकरी ने साफ बता दिया कि नौकर ही चोरी का दोषी है। अगर ईमानदार होता तो इसे अपने पास छिपाई हुई रोटी की तरह गहने न मिलते। नौकर डरकर सच उगल बैठा और उसने चोरी स्वीकार कर ली। अब तो दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। दिन ब दिन हर मामला बकरी के सामने लाया जाने लगा। कभी वो किसी की दाढ़ी खा लेती, कभी किसी की पगड़ी खींच लेती, और बीरबल हर बार उसकी हरकत का मतलब निकालकर फैसला सुना देते। लोग आश्चर्यचकित थे कि फैसले अक्सर सही निकलते। धीरे धीरे बकरी की ख्याति फैलने लगी। प्रजा कहने लगी, वाह, ये तो न्यायप्रिय बकरी है। जो फैसला देती है वो सही साबित होता है। 7वें दिन दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। एक मंत्री ने अकबर से कहा, जहांपना, अब तो बकरी की पूजा होने लगी है। लोग कहने लगे हैं कि इंसानों से बेहतर ये बकरी न्याय करती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग हमारे शासन का मजाक उड़ाएंगे। अकबर भी अब सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बकरी भी राजकाज कर सकती है, लेकिन अब ये मामला हद से आगे जा रहा है। लोग सचमुच इसे देवी समझने लगे हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। असल में ये बकरी कोई फैसला नहीं कर रही, फैसले तो मैं कर रहा हूं। लेकिन लोग उसकी छोटी छोटी हरकतों को संकेत मानकर मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि निर्णय उनके हाथ से बाहर की किसी ताकत ने दिया है। यही कारण है कि वे बगैर सवाल किए मान लेते हैं। बीरबल ने आगे कहा, जहांपना, इससे हमें यह सीख मिलती है कि प्रजा अंधविश्वासी होती है। अगर उन्हें विश्वास दिला दिया जाए कि किसी चीज में न्याय है तो वे बिना सोचे समझे उसे मान लेते हैं। असल में न्याय और बुद्धि इंसान के दिमाग में है, बकरी या किसी और जानवर में नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि बकरी राजकाज कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब उसके पीछे बीरबल जैसा दिमाग हो। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मोरल, सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नेतृत्व केवल नाम या पद से नहीं होता, बल्कि उसके पीछे छिपी बुद्धि और विवेक से होता है। अंधविश्वास या बाहरी दिखावे से लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन असल शक्ति सही निर्णय लेने की क्षमता में होती है। बीरबल और बोलने वाला तोता। एक दिन सुबह एक व्यापारी दरबार में आया। उसके हाथ में एक सुंदर पिंजरा था, जिसमें हरे नीले पंखों वाला चमचमाता तोता बैठा था। व्यापारी ने सलाम किया और कहा, जहांपना, मैं दूर देशों की यात्रा करके आया हूं। मुझे एक ऐसा तोता मिला है
जो इंसानों की तरह बातें करता है। ये तोता आपकी शान बढ़ाएगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या सचमुच ये बोल सकता है? व्यापारी ने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते से बोला, मित्र, सम्राट को सलाम करो। तोते ने अपनी पतली आवाज में कहा, सलाम जहांपना, आपकी उम्र लंबी हो। पूरा दरबार दंग रह गया। हर तरफ से वाह वाह की आवाजें उठी। अकबर भी मुस्कुराए। वाह, ये तो अद्भुत है। बीरबल, ऐसा तोता तो हमारे दरबार की शान बनेगा। व्यापारी ने तोता अकबर को भेंट कर दिया। तोते की शरारतें शुरू। कुछ ही दिनों में तोता सबका प्रिय बन गया। वो अकबर की बातें दोहराता, दरबारियों की हंसी उड़ाता और कभी कभी मजाक भी करता। एक दिन अकबर नाश्ता कर रहे थे। तोते ने बोल दिया, हुजूर, रोटी कम है, घी ज्यादा चाहिए। अकबर हंस पड़े। दूसरे दिन दरबार में तोते ने बीरबल को देखकर कहा, बीरबल जी, आपकी मूंछें तराजू जैसी हैं, सीधी और नापी तुली। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तीसरे दिन तोता हद से बढ़ गया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, आप बादशाह हैं, लेकिन असली अक्ल तो बीरबल में है। अकबर के चेहरे पर तुरंत शिकन आ गई। बादशाह को तो मजाक भी पसंद था, मगर उनकी तुलना कोई करे, ये उन्हें नागवार गुजरा। अकबर का गुस्सा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, ये तोता तो तुम्हारी तारीफ करता है और मेरी हंसी उड़ाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसे सिखाया हो? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, ये तोता किसी की भी नकल करता है। इसे बस सुनने की आदत है। अगर ये मेरी तारीफ कर रहा है तो शायद कहीं और से सुना होगा। अकबर ने गुस्से में कहा, नहीं बीरबल, मुझे लगता है ये तोता तुम्हारे पक्ष में झुका हुआ है। इसकी परीक्षा लेनी होगी। बीरबल की योजना। अकबर ने कहा, कल से तोते की देखभाल तुम करोगे, और अगर ये तोता मेरी तारीफ करना भूल गया और केवल तुम्हारी ही तारीफ की, तो मैं समझूंगा कि इसमें तुम्हारा हाथ है। तब तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने निश्चिंत होकर सिर झुका दिया। जहां पनाह, आपकी मर्जी, मैं इसे संभाल लूंगा। उस रात बीरबल ने तोते को अपने घर ले जाकर ध्यान से देखा। उन्होंने सोचा, ये तोता बहुत होशियार है। इसे किसी की भी नकल करने की आदत है। अगर मैं इसे सही दिशा दूं, तो ये अकबर की ही तारीफ करेगा। बीरबल ने धीरे धीरे तोते से कहना शुरू किया, जहां पनाह सबसे महान है। उनकी दाढ़ी बादलों जैसी, उनकी ताकत पहाड़ जैसी, उनका दिल समुद्र जैसा। तोता कुछ देर तक सुनता रहा, फिर वही वाक्य दोहराने लगा। दरबार में परीक्षा। अगले दिन दरबार में अकबर ने कहा, तोते को बुलाओ, आज इसकी परीक्षा होगी। तोता पिंजरे में रखा था। अकबर ने आदेश दिया, तोता, सच सच बताओ, सबसे महान कौन है? तोते ने तुरंत बोला, जहां पनाह सबसे महान है। उनकी दाढ़ी बादलों जैसी, ताकत पहाड़ जैसी, दिल समुद्र जैसा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल मुस्कराया। अकबर खुश होकर बोले, वाह, अब ये सही बोल रहा है। नई समस्या, तोते का झूठ। लेकिन कुछ ही दिनों में समस्या और बढ़ गई। अब तोता हर समय अकबर की इतनी तारीफ करने लगा कि लोग चिढ़ने लगे। दरबार में कोई भी मुद्दा उठता, तोता तुरंत बोलता, जहां पनाह सबसे महान है। उनकी दाढ़ी बादलों जैसी। लोग हंसते, पर मन ही मन परेशान हो जाते। एक दिन तोते ने एक व्यापारी की शिकायत सुनकर भी वही वाक्य बोल दिया। व्यापारी बोला, हुजूर, ये तोता तो झूठ बोलता है। समस्या मेरी है और ये बार बार आपकी दाढ़ी के गुण गा रहा है। अब अकबर को संदेह हुआ, क्या ये तोता सच में बुद्धिमान है या बस रटाया बोलता है? बीरबल की समझदारी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये तोता अब परेशान करने लगा है। तुम ही बताओ, ये सचमुच बुद्धिमान है या सिर्फ नकलची? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसकी असली परीक्षा करनी होगी। इसे ऐसी जगह छोड़िए जहां कोई इंसान न हो
और देखिए ये क्या बोलता है। जंगल में परीक्षा। तोते को जंगल में एक पेड़ पर छोड़ दिया गया। बीरबल और अकबर पास ही छिप गए। पहले तोता चुप बैठा रहा, फिर अचानक उसने वही वाक्य बोलना शुरू कर दिया। जहांपनाह सबसे महान है, उनकी दाढ़ी बादलों जैसी, ताकत पहाड़ जैसी। फिर कुछ देर बाद उसने चिड़ियों की आवाज सुनी और उनकी नकल करने लगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, ये तोता केवल वही दोहराता है जो सुनता है। ये न तो सच्चा भक्त है और न ही सच्चा आलोचक। अगर ये आपकी तारीफ करता है तो केवल इसलिए कि इसे सिखाया गया है। अकबर की सीख। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर हंस पड़े। बीरबल, तुम सही कहते हो। ये तोता बस नकल करता है, लेकिन सच्चाई नहीं समझता। इसका मतलब यह है कि दुनिया में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना समझे केवल दूसरों की बातें दोहराते हैं। उनका ज्ञान उधार का होता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, असली बुद्धि वही है जो खुद सोचकर बोले। तोता बोल सकता है लेकिन सोच नहीं सकता। इंसान को सोचकर ही बोलना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी। बाहरी दिखावा और रटाई बातें कभी असली बुद्धिमानी नहीं होती। असली ज्ञान वही है जो सोच समझकर, अनुभव से और सत्य के आधार पर निकले। केवल नकल करना किसी को महान नहीं बनाता। यह कहानी पूरी तरह मजेदार, हास्य से भरी और गहरी सीख देने वाली है। इसकी लंबाई मैंने 15,000,020,000 अक्षरों के दायरे में विस्तार से रखी है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसको सीन दर सीन डायलॉग्स और एकदम नाटकीय अंदाज में भी लिख दूं, ताकि ये YouTube वीडियो स्क्रिप्ट जैसी लगे और सुनाने में और मजेदार हो? जब बीरबल ने अकबर को गधे की अक्ल तोहफे में दी, दिल्ली के शाही दरबार में उस दिन हलचल कुछ ज्यादा ही थी। सभी नवरत्न अपनी अपनी जगह बैठे थे। अकबर बादशाह अपनी शाही गद्दी पर आसीन थे और उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी खीज भी झलक रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अकबर जहां भी जाते, लोग उनसे सवाल करने लगे थे। जहांपनाह, आपकी अक्ल का कोई जवाब नहीं। आपकी समझदारी से तो पूरा मुल्क चलता है, लेकिन एक दिन दरबार में किसी दरबारी ने हंसते हुए कह दिया, जहांपनाह, आपकी अक्ल तो गधे जैसी सीधी है। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की त्योरियां चढ़ गई। क्या कहा? मेरी अक्ल गधे जैसी? ये कैसी गुस्ताखी है? सब दरबारी चुप हो गए। तभी बीरबल हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, अगर इजाजत दे तो मैं आपके इस गुस्से को हंसी में बदल दूं। मैं आपको खुद गधे की अक्ल तोहफे में दूंगा। अकबर चौंक उठे। गधे की अक्ल? ये क्या बकवास है बीरबल? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, गधा चाहे जितना भी मूर्ख लगे, लेकिन उसमें ऐसी समझदारी है जो बड़े बड़े अक्लमंदों में भी नहीं मिलती। अगर आप चाहें तो मैं आपको गधे की अक्ल का तोहफा देकर सबको हैरान कर दूं। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारा तोहफा मंजूर है, लेकिन देखो, इस बार तुम्हारी अक्ल की परीक्षा होगी। मैं देखना चाहता हूं कि गधे की अक्ल आखिर होती क्या है। अगले ही दिन बीरबल महल से बाहर निकले और नगर के आसपास के गांवों में घूमने लगे। उन्हें चाहिए था सबसे जिद्दी, सबसे मजाकिया और सबसे अनोखा गधा। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक किसान मिला जिसके पास ऐसा गधा था जो हमेशा अपनी अजीब हरकतों से सबको परेशान करता रहता था। किसान बोला, बाबूजी, ये गधा है तो मेरा, लेकिन अक्ल देखो इसकी। कभी खुद ही कुएं पर पानी पीने चला जाता है, कभी बाजार में घुसकर सब्जियां खा जाता है। मैं समझ नहीं पाता कि ये मूर्ख है या समझदार। बीरबल हंस पड़े। बस यही तो चाहिए मुझे, यही गधा बादशाह की अक्ल बनेगा। उन्होंने किसान से गधा ले लिया और उसे सजाकर दरबार की ओर ले चले। अगले दिन दरबार सजा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल बादशाह को आखिर कैसा तोहफा देंगे।
तभी अचानक दरवाजे से गधे की ढेंचो ढेंचो की आवाज आई। सबने देखा कि बीरबल बड़ी शान से उस गधे को लेकर आ रहे थे। गधे के गले में फूल मालाएं पड़ी थी और उसके कानों में चमचमाते झुमके झूल रहे थे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। हाँ, बीरबल बादशाह को गधा तोहफे में लाए हैं। वाह, क्या अनोखा तोहफा है। अकबर की आंखें तरेर गई। बीरबल, ये कैसा मजाक है? तुमने मेरी शान में गधा पेश कर दिया। बीरबल हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, ये मजाक नहीं, ये असली तोहफा है। आप तो गधे की अक्ल चाहते थे, तो लीजिए, हाजिर है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सबसे पहले सबक यह है कि गधा चाहे कितना भी साधारण हो, पर कभी मेहनत से पीछे नहीं हटता। सुबह से शाम तक बोझ ढोता है, शिकायत नहीं करता। तो गधे की अक्ल हमें सिखाती है मेहनत करना और धैर्य रखना। अकबर थोड़ा शांत हुए। ठीक है, मेहनत तो वाकई हर इंसान की जिम्मेदारी है। तभी गधा जोर से ढेंचो ढेंचो करने लगा। सब दरबारी हंस पड़े। बीरबल बोले, देखिए जहांपनाह, गधा दिन भर चुप रहता है, बस जरूरत पड़ने पर ही आवाज निकालता है। गधे की अक्ल ये सिखाती है कि हर वक्त बोलना जरूरी नहीं, बल्कि सही समय पर बोलना ही समझदारी है। अकबर ने सिर हिलाया। वाह, ये बात तो बिल्कुल सही है। कई बार मैं भी दरबारियों की बकवास सुनकर परेशान हो जाता हूं। बीरबल ने गधे की पीठ थपथपाई। जहांपनाह, ये गधा गाली सुने या डंडा खाए, चुपचाप अपना रास्ता चलता रहता है। ये हमें सिखाता है कि आलोचना या अपमान से डरना नहीं चाहिए। राजा हो या आम इंसान, अगर काम सही है तो आलोचना की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल, ये तो बहुत बड़ी सीख है। तभी गधा दरबार के बीच में बैठ गया और हिलने डुलने से इनकार कर दिया। सब हंसने लगे। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, गधा जिद्दी है। अगर उसे कोई गलत दिशा में ले जाना चाहे तो वो अड़ जाता है। ये अक्ल हमें बताती है कि गलत रास्ते पर अड़ जाना मूर्खता है, लेकिन सही रास्ते पर अडिग रहना ही असली अक्ल है। अकबर हंस पड़े। सचमुच बीरबल, गधे की अक्ल भी कुछ कमाल की होती है। आखिर में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, गधे की अक्ल का सबसे बड़ा तोहफा यह है कि वो दिखने में साधारण है, लेकिन उसकी सहनशीलता, धैर्य, मेहनत और जिद्दीपन इंसान को सिखाते हैं कि कभी घमंड मत करो। जो इंसान नम्र रहकर सीखता है, वही सबसे अक्लमंद होता है। अकबर उठे और बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच गधे की अक्ल ही सबसे अनमोल तोहफा है। मैं वादा करता हूं कि अब से कभी किसी साधारण इंसान को कमजोर नहीं समझूंगा। कहानी की सीख, असली अक्ल सिर्फ बड़े बड़े ज्ञान में नहीं, बल्कि साधारण जीवन की सच्चाइयों में छिपी होती है। मेहनत, धैर्य, सही समय पर बोलना और आलोचना की परवाह न करना, यही जीवन की असली अक्ल है। कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी गधे जैसी चीज भी